स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमजी में। और आज जो हम लेकर के आए हैं वीडियो हमारा हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 के राजनीतिक आंदोलन वाले पार्ट में से आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो हुआ था 1930 में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस चैनल स्टडी विद एमजी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सबसे पहले से कारणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? सबसे पहली बात, नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 को, उसको सरकार ने नहीं माना, उसको अस्वीकार कर दिया। नंबर 2, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किया गया, जो कि 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें, औपनिवेशिक स्वराज्य दें। इन्होंने कुछ भी नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने। इसलिए कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने से भारतीयों की आकांक्षाएं और आशाएं कांग्रेस से और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है कि अब तो हमें जल्दी ही आज़ादी मिल जाएगी अंग्रेजों की गुलामी से। ठीक है, तो एक तरह से उल्लास की भावना बढ़ गई थी जब पहली बार उन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को ठुकराया गया। यानी कि आंदोलन शुरू करने से पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया उससे पहले गांधी जी ने सरकार से 11 सूत्री मांगे रखी। उन 11 सूत्री मांगों में से जो सबसे खास जो मांगे हैं उनको हम देख लेते हैं। कौन कौन सी मांगे रखी थी सरकार से गांधी जी ने? एक तो लगान में कमी की जाए, दूसरा सैन्य व्यय, सेना के ऊपर जो सरकार खर्च करती है उस खर्च को कम किया जाए, नमक कर को हटाया जाए, रुपए की विनिमय दर कम करना, यानी कि रुपए और डॉलर के बीच में तुलना की जाती है, डॉलर के हिसाब से भारत के रुपए की कीमत तय होती है, तो उस विनिमय दर को कम करना। फिर विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए, विदेशों से आने वाले वस्त्रों को जिस संख्या में आता है उस संख्या को कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए, और नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए। और साथ ही जितने भी राजनीतिक कैदी, यानी सरकार ने जिन लोगों को आंदोलनों के दौरान बंदी बना लिया, ठीक है, उन राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय, इनके द्वारा इन मांगों का कोई उत्तर नहीं दिया गया, अनदेखा किया गया इन मांगों को। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग अपनाया। तो सविनय अवज्ञा से पहले गांधी जी ने शुरू की दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा दोस्तों शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 उनके सपोर्टर्स थे, समर्थक थे। 240 मील की यात्रा थी, 24 दिन में इन्होंने तय की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर ये पहुंचे और नमक कानून वहां पे जाके तोड़ा। अपने हाथों में नमक लेकर के उस कानून को तोड़ दिया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। ठीक है, अब गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की, सुभाष चंद्र बोस ने उस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के सम्राट रहे हुए हैं, ठीक है, सम्राट बनने से पहले क्या है, इनको मित्र राष्ट्रों से इनकी पराजय हुई थी नेपोलियन की, तो इनको क्या बंदी बना करके एल्बा द्वीप निर्वासित कर दिया था इनको। ठीक है, तो फिर जब फ्रांस की हालत लगातार कमजोर होती जा रही थी, ब्रिटेन और दूसरे ऑस्ट्रिया, प्रशा, इन सभी देशों ने फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया था और लगातार फ्रांस में आगे बढ़ते जा रहे थे, तो फ्रांस की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। तो इस मौके का फायदा उठा करके एक बार फिर से नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर काबिज होने के लिए एल्बा द्वीप से पेरिस तक का इसने मार्च किया था अपने समर्थकों के साथ में, और फिर पेरिस पहुंचकर अपने आप को सम्राट घोषित करके फिर मित्र देशों की सेनाओं को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया था। और उसके बाद वाटरलू की लड़ाई हुई थी जिसमें फ्रांस का जो सम्राट था नेपोलियन, उसकी निर्णायक पराजय हुई थी। तो उससे पहले जो एल्बा जो मार्च किया था, एल्बा से पेरिस मार्च, उससे इसकी तुलना की गई है। अब बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया उसका कार्यक्रम क्या था, यानी कि इस दौरान कौन कौन से कार्य भारतीय करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, नमक कानून का उल्लंघन करना, स्वयं नमक बना करके नमक कानून तोड़ना, महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया जाएगा, चरखा पर सूद काटना, सरकारी स्कूल कॉलेजों का छात्र बहिष्कार करेंगे, उनका त्याग करेंगे, सरकारी नौकरियों से कर्मचारी लोग इस्तीफा देंगे, छुआछूत का उन्मूलन करना। ठीक है, ये सभी कार्यक्रम इसमें तय किए गए। आंदोलन का प्रसार और प्रभाव। जब आंदोलन शुरू हुआ
तो उसके बाद देखिए जनता के द्वारा आंदोलन में उत्साह से भाग लिया गया। प्रदर्शन, हड़ताल, धरने, बहिष्कार, इन सभी कार्यक्रमों को आयोजन किया गया और उत्साह से जनता ने इनमें भाग लिया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की सक्रिय भागीदारी रही, यानी कि सबने इसमें भाग लिया। देश के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबकी गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश सरकार ने सबको गिरफ्तार कर लिया। कई स्थानों पर जनता द्वारा करों को चुकाने से मना किया गया, कर नहीं दिया इन्होंने। सरकारी सैनिकों द्वारा कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया गया। जब आंदोलन चल रहा था, रैलियां, जुलूस निकाले जा रहे थे, तो सरकार ने बहुत सारे स्थान पर सैनिकों को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि आप प्रदर्शनकारियों पर, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाओ, तो उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। शोलापुर में सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया और वहां पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और समानांतर सरकार की स्थापना की गई, यानी कि उन शहरों का, उन गांवों का जो है शासन उन लोगों ने अपने हाथ, आंदोलनकारियों ने अपने हाथ में ले लिया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात करें तो वहां पर अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार। इस संगठन ने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ये गांधी जी के मतलब कट्टर समर्थक थे और अहिंसावादी आंदोलन इन्होंने, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बाकी पूरे देश में चल रहा था, तो इन्होंने इस संगठन के माध्यम से उस प्रदेश में भी इन्होंने चलाया। सरकार द्वारा कठोरता से आंदोलन का दमन करने की कोशिश की गई, दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, पुलिस, लाठीचार्ज, गोलियां चलाना सब किया गया। इसमें आंदोलन की उग्रता को देखते हुए सरकार ने कांग्रेस से बातचीत करने के उद्देश्य से गांधी समेत जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन सबको रिहा किया गया। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा था, लोग इसमें भाग ले रहे थे उत्साह से। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि सरकार चिंतित हो गई, ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। तो उन्होंने अब ये सोचा कि अब तो कांग्रेस से बात करने में ही भलाई है। तो इस उद्देश्य को देखते हुए, कांग्रेस से बातचीत करने के उद्देश्य से गांधी जी और जितने भी नेता थे उन सबको 26 जनवरी 1931 को, यानी कि दूसरे स्वाधीनता दिवस के दिन, इन सबको रिहा कर दिया। इस दौरान हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि इसी दौरान एक गोलमेज सम्मेलन शुरू हो चुके थे ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि उसके सारे नेता तो जेल में बंद थे, इसलिए। ठीक है, अब सारे नेताओं को रिहा कर दिया। उसके बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन, जो भारत के वायसराय थे उस समय, गवर्नर जनरल, उनके बीच में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखिएगा आप, 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है और गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, और उसकी शर्तें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये समझौता कांग्रेस और सरकार के मध्य समानता के आधार पर हुआ। पहली बार आमने सामने बैठ करके यह समझौता किया गया। शर्तें इसकी थी, जितने भी राजनीतिक कैदी है, यानी कि आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों की गिरफ्तारी की गई है उन सबको रिहा किया जाएगा, सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जिन्होंने हिंसा की। ठीक है, हिंसा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, सत्याग्रहियों की संपत्ति को लौटा दिया जाएगा। सरकार ने जिन सत्याग्रहियों की संपत्ति जब्त कर ली उनको लौटाया जाएगा। समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी छोड़ने वालों के साथ नरमी बरती जाएगी, यानी कि जिन लोगों ने सरकारी छोड़ दी थी और अगर वो फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो उनके साथ सख्त व्यवहार नहीं किया जाएगा। जनता को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया गया, यानी कि अब वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकती है, सरकार उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं देगी। फिर कांग्रेस इस आंदोलन को समाप्त कर देगी और साथ ही लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा उसमें कांग्रेस भाग लेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931 से लेकर के 1932 के बीच में। 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों ही लंदन में हुए थे। ठीक है, अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक आदमी ने भाग लिया था और वो थे गांधी जी। सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखे जा रहे थे वो गांधी जी को स्वीकार नहीं थे। इसकी वजह से क्या है, गांधी जी सम्मेलन बीच में छोड़कर भारत आ गए। फिर भारत आने के बाद देखिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया 3 जनवरी 1932 को। फिर से आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस द्वारा लंदन में 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना था उसका भी बहिष्कार किया कि हम आने वाले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लेंगे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल में ही उन्होंने अनशन कर दिया। उनकी स्वास्थ्य तबियत बिगड़ गई। ठीक है, तो उनको 1933 में रिहा कर दिया गया, वापस छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के कार्यक्रम शुरू कर दिया।
1934 में कांग्रेस की जो पटना बैठक हुई, उस पटना बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये आंदोलन लगातार 1930 से लेकर के 1934 तक चलता रहा, लेकिन 1934 तक आते आते जनता का जोश ठंडा पड़ने लग गया। ठीक है ना, अब जनता भी आंदोलन से थक गई थी, अब उतना उत्साह नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस ने फिर पटना बैठक में इसको समाप्त करने का निर्णय किया। अब इस आंदोलन की उपलब्धि क्या थी, यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया उस उद्देश्य को कहाँ तक इसने प्राप्त किया। तो पहली बात, भारतीय जनता के एक बड़े वर्ग में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। ठीक है, अब वो बड़े उत्साह से आंदोलन में भाग लेने लग गए थे बिना डरे। जनता के हर वर्ग की आंदोलन में भागीदारी हुई। विद्यार्थी, महिलाएं, मजदूर, किसान सभी लोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। फिर ब्रिटेन से जो वस्त्रों का आयात होता था भारत में, ठीक है, यानी कि वहां से जो भारत में जो वस्त्र आते थे वो घटकर 1/3 रह गए। ठीक है, 1/3 रह गया। ठीक है, भारतीय वस्त्र कारीगरों को इससे संबल मिला, यानी कि खपत तो उतनी ही हो रही है, तो उस खपत को पूरा करने के लिए भारतीय वस्त्र कारीगरों को रोजगार मिला। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम गोलमेज सम्मेलनों के बारे में जो 1930 से 1932 के बीच में हुए थे। देख लेते हैं इनको जल्दी से। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में लंदन में। भारतीय राजनीतिक दलों, कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त आंदोलन में थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सारे नेता जेल में थे। ठीक है, तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी भारतीय राजनीतिक दल थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कांग्रेस का असहयोग था, कांग्रेस ने असहयोग किया आंदोलन इस सम्मेलन का। कारण क्या था, कांग्रेस का सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो सारे नेता जेल में थे। चर्चा के विषय इस सम्मेलन में जो चर्चा की गई उसमें देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए या नहीं किया जाए इसके संबंध में, और प्रांतीय स्वायत्तता पर विचार किया गया। कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया, असहयोग किया, इसलिए सम्मेलन विफल रहा, क्योंकि कांग्रेस के बिना तो कोई मतलब ही नहीं था आयोजनों का। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में, और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी शामिल हुए थे। कांग्रेस सहित देश के सभी राजनीतिक दल, देशी रियासतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि सभी शामिल थे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बीच में जो है एक डिमांड रख दी कि जिस तरह से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत उनको हिस्सा दिया गया है, उसी तरह से मुस्लिमों के समान ही जो दलित समुदाय हैं उन दलित समुदायों के लिए भी पृथक से एक निर्वाचक मंडल स्थापित किया जाए। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। केंद्र और प्रांतों में अधिकारों के विभाजन, यानी कि केंद्र किन मामलों पे काम करेगी, किन विषय पे कानून बनाएगी, और राज्य सरकारें किस विषय पे कानून बनाएगी। ठीक है, तो अधिकारों का विभाजन, फिर केंद्र में उत्तरदायी शासन लागू किया जाए नहीं किया जाए, इन प्रश्नों पर मतभेद उत्पन्न हुआ। इन मतभेदों का उचित समाधान नहीं निकल पा रहा था, इसलिए गांधी जी वापस भारत आ गए। सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। अब सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड वो क्या था, दलितों को हिंदुओं से पृथक वर्ग माना। पहली बात तो कि दलित जो है वो हिंदू नहीं है बल्कि अलग ही एक क्लास है, इसलिए उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली और प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये होता है सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, और किसने घोषणा की, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना आप। निर्णय के विरुद्ध, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत का जो ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया उसके विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। तबीयत खराब हुई इनकी, और डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी वो अपनी मांग पर अड़े हुए थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि गांधी जी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी, तो देश के बड़े बड़े नेता थे वो डॉक्टर अंबेडकर के पास गए और उनको मनाया कि आप गांधी जी के साथ एक बार मिलें, बैठक करें, और जो भी मुद्दा है आपका उसके ऊपर उचित समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कि पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और इसमें क्या तय किया गया, इसकी शर्तें। ठीक है, पूना समझौता क्या था, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, जिसकी प्रमुख मांगे इस प्रकार थी कि पहली बात, अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, दलितों को व्यवस्थापिकाओं में निर्धारित से अधिक सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इस मांग के लिए, इस चीज के लिए अंबेडकर तैयार हो गए और इस चीज के लिए कांग्रेस तैयार हो गई और दोनों के बीच में समझौता हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि नवंबर 1931 में हुआ था। इसमें कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उसको बाद में जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, उसमें इनको शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं आगे। भारत शासन अधिनियम 1935 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो खास जो प्रावधान इसके हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक व्यवस्था थी ये, ठीक है। इसके बाद कोई बड़ा अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए नहीं बनाया, ठीक है। इसके कारण क्या थे अधिनियम को लागू करने के? सबसे पहली बात, 1919 का जो अधिनियम सरकार ने लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने, और उसके द्वारा जो सुधार किए गए थे उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। नंबर 2, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु भारत आए साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ था, ठीक है। और उसके प्रस्तावों का भी विरोध किया था। कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियां, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कांग्रेस ने चलाया था और उसकी वजह से देश की जनता का एक बड़ा समूह ब्रिटिश सरकार से नाराज था, और इसलिए ब्रिटिश सरकार के लिए भी जरूरी हो गया था कि कोई न कोई नई व्यवस्थाएं ऐसी लागू की जाए जो कि अधिकांश भारतीयों को स्वीकार हो। और गांधी इरविन समझौते की असफलता, यानी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, वो समझौता असफल हो गया था क्योंकि गांधी जी ने एक बार फिर से सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया था, इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवीन सुधारों से युक्त जारी श्वेत पत्र को कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में इसको पारित किया ब्रिटिश संसद ने, ठीक है। और ये भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, यानी कि इस बार प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, पूर्ण स्वायत्तता तो दी प्रांतों को, लेकिन अब भी गवर्नर की शक्तियां जो है वो निरंकुश ही थी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान या कानून अगर सरकार बना रही है, प्रांतों की सरकार, तो गवर्नर उनको गवर्नर जनरल के पास भेज सकता था, वायसराय के साथ भेज सकता था, और वायसराय चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकता था। इसलिए ये व्यवस्था भी क्या है, अपूर्ण थी, लेकिन फिर भी एक बार व्यवस्था तो की इन्होंने, ठीक है। विषयों को, जितने भी मतलब सरकार के जितने भी विषय थे उनको 3 सूचियों में बांटा गया, ठीक है। ध्यान रखना इनको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और वर्तमान में भारतीय संविधान में भी विषयों को इसी प्रकार से बांटा गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय, ठीक है। फिर राज्य स्तर के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची में रखे गए, और समवर्ती सूची में जिसके ऊपर संघ सरकार भी काम कर सकती है और राज्य सरकार भी काम कर सकती है, कानून बना सकती है। तो ये 3 सूचियों में बांटा गया और भारत में इसको अपनाया गया है, ठीक है। संघीय न्यायालय, तो इस 1935 के अधिनियम से भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संघीय न्यायालय सुप्रीम नहीं था, सर्वोच्च नहीं था। क्यों? क्योंकि संघीय न्यायालय जो फैसला देता था उसके खिलाफ आप प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। फिर भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया कि भारत के सभी राज्यों और रियासतों को मिलाकर के भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। फिर 1858 का जो एक्ट था, ठीक है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था और ब्रिटिश सरकार का शासन लागू किया था भारत में, और इस अधिनियम के द्वारा भारत में इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। उस इंडिया काउंसिल को खत्म कर दिया गया। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और दलितों को इसमें शामिल किया गया। केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और वो केंद्रीय बैंक आगे जाकर के भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, ठीक है, जो कि वर्तमान में है। फिर रेलवे के लिए एक पृथक विभाग, रेलवे डिपार्टमेंट की इसमें व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्लोज है इस अधिनियम का, जिसमें देखिए इस अधिनियम से पहले बर्मा भारत का ही एक हिस्सा था, तो अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और वहाँ पर बर्मा के लिए जो है एक अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी। इसके बाद सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए और इस प्रकार प्रांत जो थे, राज्य, उनकी संख्या बढ़कर के 11 हो गई, ठीक है। क्योंकि पहले सिंध जो है वो पंजाब में ही था, पंजाब प्रांत का ही एक हिस्सा था।
पंजाब से तोड़ करके फिर सिंध को अलग कर दिया और उड़ीसा, बंगाल से उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। तो पहले 9 राज्य थे, 9 से बढ़कर 11 हो गए। वर्तमान में कितने हैं? 28। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम की आलोचना भी की गई क्योंकि जो सुधार किए गए वो अपूर्ण थे। ठीक है, भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। पहली बात, प्रांतों के गवर्नरों को विवेकीय अधिकार, यानी कि उनको अपने विवेक से काम करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से क्या उनकी निरंकुशता बरकरार रही, जो मैंने कहा था। ठीक है ना, फिर भी गवर्नर जनरल की निरंकुशता बरकरार रही। फिर अगर राज्य सरकार कुछ भी कानून बनाती है तो गवर्नर उसको फॉरवर्ड कर सकता था गवर्नर जनरल के पास में, और गवर्नर जनरल उसको रिजेक्ट कर सकता था, इसलिए इनकी निरंकुशता बनी रही। फिर देशी रियासतों के संबंध में इन्होंने जो शर्तें लगाई उसकी वजह से कि कम से कम आधी रियासतें जो है भारत की, अगर वो संघ में शामिल रहेगी तो ही संघ बनेगा। इसकी वजह से क्या है, संघ नहीं बना क्योंकि आधी रियासतें इसके लिए तैयार नहीं थी। और अंतिम जो है संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया वो अंतिम यानी कि सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ आप जो है प्रिवी काउंसिल में, जो कि ब्रिटेन में थी, उसमें आप अपील कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम की कुछ उपलब्धियां भी है, कुछ अच्छी बातें भी थी, जिसमें सबसे पहली बात देखिए कि अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को बाद में जो भारत का संविधान जो बना उसमें शामिल किया गया। नंबर 2, संघीय व्यवस्था को छोड़कर बाकी जितने भी प्रावधान थे इसमें, क्योंकि संघीय व्यवस्था लागू नहीं हुई, यानी कि भारत संघ बनाया जाएगा तो भारत संघ तो नहीं बना, लेकिन बाकी सारे प्रावधान भारत में लागू हो गए 1 अप्रैल 1937 से। फिर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में कांग्रेस को अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस ने सरकारें बनाई, यानी कि 6 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत मिला और 2 राज्यों में उसने गठबंधन सरकार बनाई, और इस तरह से 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, 2 में मुस्लिम लीग की सरकारें बनी और 1 में जो है मिलीजुली सरकारें बनी दूसरी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्रांतीय सरकारों के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। अधिनियम लागू हो गया, उसके बाद जुलाई 3, 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 6 राज्यों में पूरा बहुमत प्राप्त किया। 6 राज्य कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, बहुमत प्राप्त कर सरकारें बनाई। 2 राज्यों में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में संयुक्त सरकारें बनाई। तो इस तरह से क्या हुआ, 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन गई। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे, कांग्रेस सरकारों के द्वारा, यानी कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी उन सरकारों ने नागरिकों की स्वतंत्रता को लेकर के और उनके अधिकारों को लेकर के बहुत ही अच्छे कार्य किए। राजद्रोह के आरोप में, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा करके जेल में डाल दिया था उनको आज़ाद कर दिया। राजनीतिक दलों और संस्थाओं पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इससे पहले जितनी भी पार्टियां थी, ठीक है, उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे थे, बैन लगा रखा था, उस बैन को इन्होंने हटा दिया। फिर समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे वो प्रतिबंध हटा दिए गए। सामाजिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए। कर्ज, लगान, करों के भुगतान को स्थगित कर दिया। शराबबंदी, हरिजन उत्थान, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इन सरकारों ने कार्य किया। अब अधिनियम लागू हुआ, सरकारें बनी, लेकिन ये सरकारें क्या है कि लंबे समय तक काम नहीं कर पाई, क्योंकि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध, और इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटेन के साथ उसके समस्त उपनिवेश, जिसमें भारत भी शामिल है, इस युद्ध में भाग ले रहा है। जबकि कांग्रेस से कोई भी इसके बारे में मतलब बातचीत नहीं की और बिना बातचीत किए ही भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस की 8 राज्यों में सरकारें थी, तो उन सभी राज्यों में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कांग्रेस द्वारा एक बार फिर से आंदोलन के मार्ग पर जाने की घोषणा की गई, यानी कि एक बार फिर से आंदोलन चलाने की घोषणा की गई। ठीक है, इसी दौरान मार्च 23, 1942 यानी कि 23 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन, यानी कि भारतीयों से कांग्रेस से बात करने के लिए एक मिशन की नियुक्ति की। एक मिशन भेजा ब्रिटेन से, लंदन से भारत, ठीक है, जिसको क्रिप्स मिशन कहा गया। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, उन 3 सदस्यों के मिशन को मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ये भारत आए। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे भारत में भेजने के? सबसे पहली बात, भारतीयों की स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा। ठीक है, क्योंकि अब भारत ज़्यादा समय तक गुलाम नहीं बने रहना चाहता था। नंबर 2, युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति निरंतर कमजोर होती जा रही थी। ठीक है, यूरोप में जर्मनी और इटली आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, एशिया में जापान अपराजित बन चुका था लगभग, इसलिए, और दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये सभी देश ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे
कि आप भारत की समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालो, भारत की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उसके साथ बातचीत करो। दबाव डाला इन्होंने। जापान के भारत पर आक्रमण का बढ़ता खतरा, यानी कि पूर्वी एशिया पर तो जापान का अधिकार हो चुका था, अब वो क्या है, भारत की ओर बढ़ता जा रहा था, बर्मा तक वो आ चुका था इस टाइम पर। भारतीयों और कांग्रेस के युद्ध में सहायता प्राप्त करने की ब्रिटेन की व्यवस्था, यानी कि वो ये चाहते थे, ब्रिटेन चाहता था कि कांग्रेस जो है इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करे। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर के ब्रिटिश सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल क्रिप्स मिशन के नाम से 23 मार्च 1942 को भारत भेजा। भारतीय नेताओं से बात कर इसने एक प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु जो हैं यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए दोस्तों, इनमें से पहला जो बिंदु है, युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा। नंबर 2, भारत को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा, यानी कि वो चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल में रहे या चाहे तो उससे अलग हो जाए। नंबर 3, युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। नंबर 4, ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को संविधान को स्वीकार करने या नहीं करने या अलग अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार हो गया। ठीक है, और युद्ध की स्थिति एवं संविधान बनने तक भारत की सुरक्षा ब्रिटेन करेगा, ये ब्रिटेन जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, और इन सभी बातों पर जो है कांग्रेस को आपत्ति थी, इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसकी आलोचना, शासन की शक्ति भारतीयों को नहीं सौंपी गई, यानी कि अभी भी गवर्नर जनरल को उत्तरदायी नहीं बनाया गया। ठीक है, गांधी जी द्वारा आगे की तारीख का चेक बताया गया, यानी कि ये प्रस्ताव तो सरकार ने रख दिया कि औपनिवेशिक स्वराज भी देंगे, संविधान सभा भी बनाएंगे, लेकिन कब तक बनाएंगे ये समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। 1 साल में बनाएंगे या 2 साल में बनाएंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। प्रांतों और रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार देना, यानी कि अगर इनको अलग होने का अधिकार दिया जाएगा तो भारत के ऊपर एक बार फिर से विभाजन का खतरा आ जाएगा। ठीक है, फिर से भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा, जो कि कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। फिर अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली। ठीक है ना, क्योंकि रियासतों और प्रांतों को अलग अलग होने का अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, तो एक तरह से इन्होंने पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली। सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा इस मिशन का जो प्रस्ताव रखे गए, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी ने इसको खारिज कर दिया। संविधान सभा के निर्माण की स्पष्ट तिथि का अभाव होना, यानी कि संविधान सभा कब बनाई जाएगी इसके बारे में भी कोई निश्चित इसमें नहीं किया गया। इसीलिए फिर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, और ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसको।